जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूएनओ के बचे हुए अंग है उनकी, क्योंकि इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का रहेगा और इसके 6 में से 3 अंग महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद की चर्चा हमने कर ली है। अब आता है सेक्रेटरीट या सचिवालय क्या है। यह इसके 6 अंगों में से है। इसके जो कार्यकाल है वो स्थायी रहता है। इसमें स्थायी सेवाओं वाले व्यक्ति ही कार्य करते हैं। सचिवालय है, इसका काम होता है अन्य सभी अंगों के कार्यों को पूर्ण करना या उनका लेखा जोखा रखना। सचिवालय के संगठन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। उसका वार्षिक वेतन है $20,000 लगभग है और यह राशि टैक्स से फ्री होती है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए जितने भी नियम होते हैं, महासभा सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी सचिवालय के एक भाग के रूप में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो सचिवालय का महासचिव होता है वे विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद की धारणा इस बात पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर भी निर्भर करती है। राजनीतिक स्थिरता के अतिरिक्त सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संतोष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से इसकी रचना है। प्रारंभ में इस परिषद में 18 सदस्य थे। 1966 के चार्टर में संशोधन करके इसकी सदस्य संख्या 27 और बाद में वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 54 हो गई है। यह भी एक स्थायी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 1/3 जो सदस्य है वो प्रतिवर्ष पदवी मुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कोई स्थायी सदस्यता का उपबंध नहीं है, लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करते हैं तो जो भी ये 5 बड़े सदस्य हैं वो निर्वाचित इसमें हो जाते हैं। मतदान की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल 1 मत देने का ही अधिकार प्राप्त होता है, जबकि ये बैठकों में भाग ले सकते हैं और इनके जो निर्णय होते हैं वे बहुमत से किए जाते हैं। कार्य और शक्तियाँ आर्थिक सामाजिक परिषद की क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है। यह सबके मानवीय अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर और लागू करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियमों के अंतर्गत ये अपने कार्यों को कर सकती है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह सुरक्षा परिषद को सूचनाएं भी प्रेषित कर सकती है। इसके अलावा महासभा को अन्य कार्यों पर अगर महासभा चाहती है तो वह सलाह प्रदान कर सकती है। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त यह चार्टर के अंतर्गत जो भी इसके कार्य हैं या महासभा बताती है वो उन सभी कार्यों का संपादन ये परिषद करती है। उपयुक्त कर्तव्यों और अधिकारियों के अतिरिक्त आर्थिक सामाजिक परिषद सुरक्षा परिषद के अन्य अंगों को सहायता प्रदान करने का भी कार्य करती है। इस प्रकार से ये कार्यों में समन्वय का भी कार्य करती है। छठा जो अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रसंघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून के संबंध में रखने वाले प्रश्नों पर यह अपने विचार प्रकट करती है, विभिन्न प्रकार की सिफारिशें देती है। यूएनओ की अन्य संस्थाएं भी किसी भी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती है। इसके अलावा इसमें न्याय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा की जाती है। यूएनओ के चार्टर में 92 से 96 तक जितने भी आर्टिकल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है या उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हैग में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। इस प्रकार से इसकी समस्त गतिविधियां इसमें दी गई है। उन्मुक्तियों की अगर बात करें तो न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। गणपूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसके कुल सदस्य 15 न्यायाधीश है, जिसमें से 9 न्यायाधीश अगर प्रेजेंट रहते हैं तो कोई भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का जो निर्णय होता है उसे लास्ट निर्णय या निर्णायक मत मान लिया जाता है। न्यायालय की अगर भाषाओं की अगर बात करते हैं तो फ्रेंच और अंग्रेजी ये 2 भाषाएं हैं, जबकि यूएनओ की कितनी भाषाएं बताई गई थी पिछले वीडियो में? 6 भाषाएं। इस प्रकार से ये 2 भाषाओं में कार्य करता है या इसके डिसीजंस है वो प्रकाशित किए जाते हैं। आगे है कि यूएनओ को शक्तिशाली बनाने के कौन कौन से सुझाव है। यूएनओ वास्तव में कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसको शक्तिशाली किस प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1 है विश्वव्यापी इसको सदस्यता प्रदान की जाए कि सभी देश इसके सदस्य बने। सेकंड है वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन किया जाए। अभी जो वीटो पावर 5 स्थायी सदस्यों के पास है, इसको बढ़ाकर कई देशों को इसका वीटो पावर दिया जाना चाहिए ताकि कार्य आसानी से हो और मनमानी न हो। थर्ड है आर्थिक सामाजिक परिषद है, इसमें भी सुधार किए जाने चाहिए क्योंकि इसमें भी वही सब सदस्य हैं जो कि सुरक्षा परिषद में शामिल होते हैं। इस प्रकार से इसमें भी संगठन में सुधार किए जाने आवश्यक है। फोर्थ है महासभा की स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। महासभा विश्व की संसद के रूप में कार्य करती है, लेकिन वास्तव में उसे अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद का स्थान कम किया जाए और महासभा का स्थान बढ़ाया जाए। फिफ्थ है घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। कौन कौन से भाग किस में आएंगे ये चीज़ें पहले ही निश्चित की जाए। सिक्स्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें भी निश्चितता होनी चाहिए, उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए। शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष और विवाद का शांतिपूर्ण निदान प्राप्त न कर पाए तो उसके संबंध में जो भी गतिविधियां की जाए उनको करने के लिए छूट हो। महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में चेंजेस किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए रूस, अमेरिका, चीन, भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार हो। महासभा में उनके 30 वोट हो, मतलब इसको जनसंख्या के आधार पर कर दिया जाए। 8वां है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करे, न कि अन्य कोई। इस प्रकार से चेंजेस होने चाहिए। 9th है एशिया और अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए क्योंकि इसके जितने भी देश अभी स्वतंत्र हो रहे हैं उन्हें वास्तव में उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया है, अतः इसमें परिवर्तन किया जाए। 10th है सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव हो। ये मत भी बहुत दिनों से दिया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद को अन्य कार्य सौंपे जाए, न कि सैनिक कार्य। 11th है सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक हो। कुछ विचारकों का यह सुझाव है कि सुरक्षा परिषद की बैठकें कुछ निश्चित अवधि में ही आमंत्रित की जाए ताकि जो भी डिसीजंस है वो प्रभावी हो। 12th है शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल हो। अभी तक सुरक्षा परिषद के पास या यूएनओ के पास अपनी कोई पर्सनल सेनाएं नहीं होती, बल्कि विभिन्न देश है वो अपनी अपनी सेनाएं इसमें भेजते हैं, अतः इसके पास भी एक मजबूत सैन्य बल का होना आवश्यक है। 13 है आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत हो। यूएनओ में जो भी देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसमें जितने भी देश हैं वे अपने अपने आय है वो यहाँ पर निश्चित समय में चुकाते रहे ताकि यूएनओ के खर्चे चलते रहें। इस प्रकार से अपने अपने कार्य प्रत्येक देश को करना चाहिए। अभी तक हमने पढ़े हैं यूएनओ के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहा, यूएनओ के सिद्धांत कैसे रहे। यूएनओ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में एक महासभा, एक सुरक्षा परिषद, एक प्रन्यास परिषद, एक सचिवालय, एक आर्थिक सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 इसके अंग रहे। और सुरक्षा परिषद को किस प्रकार से या यूएनओ को हम किस प्रकार से
एक अच्छा संगठन बना सकते हैं, उसकी भूमिका में वृद्धि कर सकते हैं, इसकी बात हमने इस वीडियो में करी है। थैंक यू। जय हिंद।